एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में आपसे बच्चे पढ़ रहे हैं और आपसे बच्चों का एफओआईपी सेमेस्टर 1 मेजर पेपर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र के पेपर में देखिए जो सवाल पेपर में बन सकते हैं, कुछ सवाल मैं डिस्कस कर देता हूँ, कुछ सवाल आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, बाकी सारे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां पे आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। कोई भी अपडेट आएगा वहां पे आपको शेयर किया जाएगा और आपके जो भी पेपर है, चाहे वो मैथमेटिकल, कंप्यूटर थिंकिंग एनालिसिस है, डेटा एजुकेशन है, अंडरस्टैंड इंडिया है, या जो भी पेपर आपका होगा वो सारा का कंटेंट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। जाइए देखिए, मस्त एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल पूछा हुआ है, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विषय वस्तु का वर्णन करें, यानी डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की जो प्रकृति एवं विषय वस्तु के संबंध में अनेक हम लोग यहाँ पर विवाद जो है वो उठा सकते हैं तथा इसे विभिन्न दृष्टिकोण से सबकी अलग अलग सहमति या काफ़ी असहमति रही है। इसका जो प्रमुख कारण मान के आया हुआ है कि अर्थशास्त्र जो एक विकासशील या क्या है हमारे पास विषय है, जिसका जो अर्थशास्त्र जो अध्ययन क्षेत्र जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। मोटे तौर पर इस संबंध में दो विवाद इस पर जो सबसे ज्यादा दृष्टिकोण में रहे, जैसे पहला हमारे पास है कि धन एवं मानव कल्याण पर जो आधारित जो दृष्टिकोण, जिसका प्रतिपादन एडम स्मिथ से लेकर मार्शल एवं पिगू तक ने किया था, और दूसरा है स्वल्पता पर आधारित जो दृष्टिकोण है, जिसके जन्म रॉबिन्स को या फिर रॉबिन्स को पहला कथन दिया हुआ है एडम स्मिथ अनुसार, जो बताया हुआ है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। इसके अंतर्गत धन एवं उसके उत्पादन संबंधित क्रियाओं का तथा उन्हें अनुशासित करने वाले जो भी नियम है उन्हें हमें उनका अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने धन का जो प्रयोग करने या फिर कह सकते हैं सीमित अर्थ में इसका किया जा सकता है तथा कल्याण के भौतिक साधनों की यहाँ पे संज्ञा दी है। उसने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्यों को प्राथमिकता दी है और धनोपार्जन से संबंधित केवल उन्हीं क्रियाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन सम्मिलित किया है जो मानव कल्याण की अभिवृद्धि में सहायक है। साथ ही अर्थशास्त्र के सामाजिक पक्ष पर उसने बल दिया है। समाज से बाहर आने वाले मनुष्यों के आचरण एवं नैतिकता रूप से गलत जो भी कार्य है उससे अर्थशास्त्र के अध्ययन से बाहर रखा है और इस प्रकार कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत विषय क्षेत्र को निश्चित सीमाओं में रखने और उसे एक आदर्शोन्मुख विज्ञान के रूप देने की यहाँ पर चेष्टा की गई है। ठीक है, इसके विरुद्ध बताया हुआ यहाँ पर कि रॉबिन्स द्वारा प्रतिपादित स्वल्पता संबंधी दृष्टिकोण के अंतर्गत यह कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो है एक मानव विज्ञान है जो मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन सीमित साधनों और असीमित उद्देश्यों के संबंध के रूप में करता है। अर्थात अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार की क्रियाओं के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। वे क्रियाएं भौतिक साधनों की प्राप्ति में लगी हो या फिर कह सकते हैं अभौतिक साधनों की प्राप्ति में, मानव कल्याण के सहायक हो अथवा नहीं, अर्थशास्त्री उनका अध्ययन करेंगे या फिर यदि वे स्वल्प है तो उनका एक आर्थिक पहलू है। रॉबिन्स का यह मत है कि किसी वस्तु के आर्थिक महत्व के लिए यह आवश्यक है तथा एवं उसकी कीमत हो, और कीमत इस प्रकार निर्भर नहीं करती कि वह वस्तु जो है मानव कल्याण के रूप में सहायक है अथवा नहीं। कीमत के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु मांग की तुलना में दुर्लभ हो। यह आधारभूत समस्या सभी जगहों में कह सकते हैं वर्तमान रहती है, चाहे उसका संबंध युद्ध सामग्री के उत्पादन से हो अथवा जीवन उपयोगी वस्तुओं के अवधान से। अत्यधिक व्यापक बना दिया गया है और इससे एक वास्तविक विज्ञान का दर्जा भी दिया गया है। यत्न यहाँ गलत लिखा हुआ है। रॉबिन्स द्वारा कहा गया है कि अर्थशास्त्र को आदर्शों की चर्चा से पूरी तरह अलग करने की प्रयासों को कड़ी आलोचना यहाँ पे की गई है। उसके द्वारा जो स्थापित दृष्टिकोण को थोड़े संसाधनों के साथ आर्थिक जगत में स्वीकार कर लिया गया है। हम इन दृष्टिकोण के आधार पर इनका परीक्षण करने की चेष्टा करेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है या फिर अथवा कला है। ठीक है, तो फिर पॉइंट वाइज बताया वो हमारे पास कि विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा गया कि यह जो ज्ञान का एक सुव्यवस्थित अंश है जिसके अंतर्गत परिणामों की जांच, निरीक्षण एवं प्रयोगों के द्वारा की जाती है। रॉबिन्स के शब्दों में यह सामान्य सिद्धांतों, नियमों, प्रस्तावनाओं एवं कानूनों का वह अंग है जो कारण और कार्यों के द्वारा विषयक संबंध को चित्रित करता है। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि एक ऐसे ही सामान्य सिद्धांतों का विवरण करता है जो कार्य कारण संबंध स्थापित करते हैं। जिस प्रकार भौतिकी अथवा जो रसायन विज्ञानों में नियमों की सहायता से बताया जाता है कि एक विशेष यहाँ पर क्रिया का एक परिणाम निकलेगा, उसी तरह अर्थशास्त्र में यह बताना असंभव
संभव है कि जैसे जैसे रसायन विज्ञान के नियम होता है, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, बेसिकली 2:1 के रूप में जैसे कंबाइन करते हैं तो पानी बनेगा। उसी प्रकार शास्त्र में उत्पत्ति का नियम यह बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखें, यदि किसी एक साधन की मात्रा वृद्धि की जाए तो एक सीमा के बाद उत्पादन में घटती होगी और दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ साधनों में वृद्धि लाना कारण यह है कि उत्पादन नियम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करते हैं और ऐसी सामान्य प्रवृत्तियों का विवरण जो है प्रस्तुत करते हैं जो काम अथवा आधुनिक अथवा अधिक जो अनिश्चितता से लगभग हमारे पास के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। अगला पॉइंट बताया हुआ है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है और बताया कि अर्थशास्त्र के नियमों में व्यापक यथार्थ नहीं है और इनके परिणामों को सही संख्यात्मक माप करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इसका कारण यह है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु मनुष्य है, जिसकी इच्छाओं एवं परिणामों की भौतिक माप जो है सही ढंग से नहीं किया जाता। साथ ही साथ मनुष्यों के आचरण पर उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण एवं नैतिक मान्यताओं का गहरा असर होता है। अतः मनुष्यों के व्यवहारों के बारे में लगाए गए पूर्वानुमान गलत हो सकते हैं। जैसे साधारणतः यह आशा की जाती कि मूल्य में वृद्धि होने के साथ मांग में कमी आएगी, पर संभव यह है कि युद्ध अथवा किसी भी आसन संकट के कारण वस्तु के अभाव की आशंका उत्पन्न हो जाए और लोग ऐसे ऊंचे मूल्य पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीद ले। यह आशंका वास्तविक हो सकती है और निर्मल भी, परंतु इससे लोगों के आचरण परिवर्तन हो सकते हैं जिसका अनुमान लगाना सही कठिन नहीं है हमारे पास। इन कारणों से कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हम जब जीव विज्ञान या ऋतु विज्ञान के द्वारा मौसम का जानकारी मिलता है या ज्वार भाटे का अनुमान लगाते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिस समय वर्षा की संभावना वर्षा ठीक उसी समय। इस पर ज्वार भाटे के समय के बारे में जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उनमें हेरे फेरे तो हो ही सकती है, अप डाउन लगा रहता है, परंतु इस आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये विज्ञान के विषय नहीं है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र विज्ञान का ही पार्ट है। इसके नियम भी क्या है, एक सामान्य सत्य का क्या करते हैं, वर्णन हमारे पास करते हैं और इसकी सहायता से घटनाओं की जो पूर्व घोषणा की जाती है, भले इसमें निश्चितता की मात्रा थोड़ी कम हो। अगला बताया हुआ है पॉइंट के थ्रू कि किंतु अर्थशास्त्र को विशुद्ध विज्ञान का रूप देना संभव नहीं, क्योंकि यह एक सामाजिक विज्ञान है और इसका विषय वस्तु जो है मनुष्य है। भौतिक का एक विद्यार्थी अपने खोज के परिणामों से तटस्थ रह जाता है, क्योंकि उसकी जो रुचि केवल प्राकृतिक रहस्यों के उद्घाटन में, बल्कि एक अर्थशास्त्री अपने परिणामों में उदासीन नहीं रह सकता है, क्योंकि इसका प्रभाव मनुष्य के सुख दुख पर पड़ता है। अर्थशास्त्री केवल यह जानकर संतुष्ट नहीं हो सकता कि मंदी अथवा जो बेरोजगारी है किन कारणों से उत्पन्न है, बल्कि उसे यह भी बताना पड़ता है कि मंदी किन कारणों से बुरी पड़ी है हमारे पास। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र जो है एक आदर्शोन्मुखी विज्ञान है। आदर्शों का यहाँ पर हमारे पर ध्यान रखने के कारण अर्थशास्त्र की जो भूमिका है केवल एक सिद्धांत यानी थ्योरेटिशियन की ना रखे, बल्कि क्या हो गई, ये एक नीति हो गई, निर्धारक और व्यवहारिक अर्थशास्त्री हो जाती है। यह गरीबी के कारणों का विश्लेषण करने के साथ इन्हें दूर करने में आवश्यक जो भी नीतियां और कार्यक्रम को सुझाव देता है। इस रूप में अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ कला भी है। मार्शल ने इसी अर्थ में एक विशुद्ध और तथा व्यवहारिक प्रयोग को कभी नहीं भूलना चाहिए, परंतु इसका विरोध कर्तव्य है कि वह तथ्यों का अध्ययन तथा उसकी व्याख्या करे और यह पता लगाए कि अलग अलग तथा संयमों में काम करने में भिन्न भिन्न कारणों से क्या परिणाम होते हैं। दूसरे शर्त में अर्थशास्त्र के अध्ययन में निष्कासों के व्यवहारिक प्रयोग जो आवश्यक है और उनका महत्व भी है, पर इस क्रम में अर्थशास्त्री को अपनी वैज्ञानिक भूमिका को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है हमारे पास कि यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों हैं। एक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी भांति वह एक शरीर विज्ञान का अध्ययन करता है, जो दूसरी और अपनी जो उपयोग रोगों के द्वारा उपचार और शरीर को स्वस्थ बनाने में करता है। अतः यहाँ पर हमारे पास सही हो गया। ठीक है, अब देखिए एक सवाल हमारे पास, ये थोड़ा गलती लिखा गया, छोड़ दीजिएगा इसको आप लोग। ये हमारे पास पूछा गया कि डिस्कस द स्कोप ऑफ द स्टडी, यानी अर्थशास्त्र वास्तविक जो हमारे पास है। अच्छा, ये क्वेश्चन उल्टा पुल्टा चला गया हमारे पास। यहाँ अर्थशास्त्र के हमारे पास बताना है कि अर्थशास्त्र या क्या इकोनॉमिक्स जो हमारे पास उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दोनों हमें बताने हैं। यदि फिर अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान तथा आदर्श विज्ञान दोनों एक इस प्रकार संभव बताना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब चलिए डिस्कस करते हैं हम इस सवाल को। देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन की जाने सभी अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग करते हैं अर्थशास्त्र का स्वभाव अथवा अर्थशास्त्र विज्ञान कला दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अर्थशास्त्र का विषय जो है वो विषम सामग्री हो गया। अर्थशास्त्र की सीमाएं अथवा मान्यता जो हमारे पास है, तो पहला अर्थशास्त्र का जो स्वभाव है, तो यहाँ बताया हुआ है अथवा, यहाँ पर होगा हमारे पास अथवा अथवा लिखा गया। अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला के रूप में मुख्यतः सभी ज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला विज्ञान, दूसरा कला। विज्ञान को दो भागों में विभक्त किया जाता है, वास्तविक और आदर्श विज्ञान हमारे पास। अब हमें देखना है कि जो अर्थशास्त्र विज्ञान है ये कला है दोनों। तो अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में हमारे पास ज्ञान के रूप, उस रूप को जो 4 शर्तें पूरी करता है वो विज्ञान कहलाता है। वे 4 शर्तें, पहला विज्ञान के अध्ययन का एक क्रम होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर काम करता है। इसके अपने सिद्धांत और नियम होने चाहिए। ये सिद्धांत कारण और परिणाम को संबंध करने
होने चाहिए। और फिर चौथा पॉइंट है, इसके नियमों में सार्वभौमिक सत्यता का गुण होना चाहिए। फिर विज्ञान की इन 4 शर्तें जो है वो कसौटी उतर के हम उसे अर्थशास्त्र कह सकते हैं, बताया हुआ है। फिर अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है, ये भी आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है क्रमबद्ध किया जाता है। इस शर्त का जो कह सकते यहाँ तक प्रश्नों के अर्थशास्त्र पूर्णतः इसे पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र का अध्ययन जो क्रमबद्ध किया जाता है, उदाहरणतः बताया हुआ कि अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम उपभोग आता है। जब उपभोग करने की आवश्यकता पड़ती है तो उत्पादन करने की यहाँ आवश्यकता अनुभव की जाती है, इसलिए अर्थशास्त्र में उपभोग पहले और उत्पादन बाद में आता है। विनिमय की यहाँ पर हम बताया हुआ आवश्यकता उत्पादन के बाद ही अनुभव होती है, इसलिए अर्थशास्त्र में उत्पादन के बाद यहाँ पर हमारे पास विनिमय आता है। और विनिमय और उत्पादन को हो चुकने के बाद ही वितरण की जो आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अर्थशास्त्र में उत्पादन और विनिमय के पश्चात वितरण का अध्ययन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि चूंकि अर्थशास्त्र में उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण का हमें जो अध्ययन है वो क्रम अनुसार करना चाहिए, इसलिए अर्थशास्त्र है। पहली शर्त के अनुसार क्या है हमारे पास विज्ञान है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ सपोर्ट बताया हुआ है कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत विज्ञान होते हैं के लिए दूसरी शर्त यह है कि उसके जो नियम होते हैं वो निश्चित होने चाहिए। अर्थशास्त्र के खुद भी नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मांग और पूर्ति, इस प्रकार बहुत सारे नियम है। चूंकि अर्थशास्त्र विज्ञान होने की पूर्ति को शर्तों को पूरी करता है, अतः इस दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र को हम लोग विज्ञान मानना युक्ति पूरा हो सकता है, युक्ति मुक्त है। अर्थशास्त्र के नियम के अनुसार कारण और परिणाम का संबंध स्पष्ट देख पाते हैं। विज्ञान के लिए तीसरी शर्त यह है कि उसके नियम ऐसे हो जो कारण और परिणाम को संबंधी बताते हों। दूसरे शब्दों में वे नियम कारण और परिणाम को संबंधों को स्पष्ट करें। उदाहरणतः माँ के नियम के अनुसार यहाँ बताया हुआ यहाँ पर कि मूल्य होने वाले परिवर्तन की मात्रा परिवर्तन कर देता है। दूसरे शब्दों में जो कारण का ज्ञान होने पर हम विज्ञान पर या परिणाम पर पहुंच जाते हैं, और यदि परिणाम उचित होता है, ज्ञात होता है, तो कारण ज्ञात किया जाता है। चूंकि अर्थशास्त्र है विज्ञान की इस शर्त को पूरा करता है, इसलिए दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र जो है हमारे पास क्या है वो विज्ञान के रूप में कार्य करता है, ये बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमें बताया गया है, फिर अगला हमारे पास है अर्थशास्त्र के कुछ जो नियम है वो सार्वभौमिक है, तो ये पॉइंट यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिखिएगा। फिर हमारे पास अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ से यहाँ तक सेकंड पॉइंट में लिखिएगा। फिर अर्थशास्त्र जो है कला के रूप में, यानी आर्ट्स जो है इकोनॉमिक्स जो है एक प्रकार से कला के रूप में कैसे कार्य करता है, तो ये भी यहाँ से यहाँ बताया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करते रहिएगा, आराम से लिखते रहिएगा। फिर अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है तो वो हमको बताना है, तो इसके बारे में पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है अतः से लेकर यहाँ तक सीमा हो गई। टोटल इसे 4 पॉइंट हमने खंडित किया है। अर्थशास्त्र के मानव की धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन, फिर अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक मानव को अध्ययन किया जाता है, फिर अर्थशास्त्र के अंतर्गत वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन ही किया जाता है, ना कि काल्पनिक का। अर्थशास्त्र केवल सामान्य व्यक्ति अध्ययन करता है, ना कि चोरी डकैती जैसे पागलों का। 5वां पॉइंट ये बताया हुआ हमारे पास। फिर एक एक पॉइंट को देखिए हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसे लिख लीजिएगा आप लोग आराम से, कॉपी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, ये हमारे पास 3 पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। तो ये 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दिए। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बताता हूँ, जो आप लोग टिक करते चलिएगा। पहला, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, और अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन से अंतर स्पष्ट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, या डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड, यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन फंक्शन। फिर उत्पादन फलन यानी कि कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या महत्व है, ये आपको बताना पड़ सकता है हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। फिर मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, किसी वस्तु की मांग की लोच अथवा किन किन तत्वों द्वारा प्रभावित होती है। फिर मांग की लोच की धारणा की परिभाषा दीजिए, यानी कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक डिमांड, और मांग की लोच कैसे मापी जाती है। फिर स्प्लिट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिनाइजेशन यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास का नियम बताइए, और क्या क्या हमारे पास सीमांत उपयोगिता ह्रास के नियम व्याख्या करें। इसके नियम की कुछ जो सीमाएं हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर बताना है क्या अर्थशास्त्री वास्तविक विज्ञान है या फिर आदर्श विज्ञान है। अपने उत्तर के हिसाब से अपना कारण भी दे चलिए, क्यों किसका क्या कारण है। फिर अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समाज वो क्लास 12th में पढ़ के आए, वो कुछ नया नहीं आपके लिए। फिर प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन क्या है, और कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसका नियम बताना आपको। फिर मांग का नियम जो है हमारे पास उसका विश्लेषण करना है, इसका जो अपवाद है वो भी आपको बताना पड़ेगा। फिर आधुनिक काल में मुद्रा के रूप की महत्व विवेचना करनी है। फिर या फिर इसी सवाल को देखिए, मुद्रा की परिभाषा दीजिए, उसके कार्यों की विवेचना करें। फिर यही सवाल को देखिए दूसरा तरीके से 4 तरीके से पूछ लिया गया, तो लेकिन सबका मतलब क्या रहेगा, एक ही रहने वाला है। फिर केंद्रीय बैंक के द्वारा जो साख नियंत्रण की विधि होती है उसके बारे में आपको विवेचना करना है। लास्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी एवं समाजवादी आर्थिक प्रणालियों के अंतर्गत जो मुद्रा की भूमिका होती है उसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एमजे इकोनॉमिक्स यानी कि मेजर पे इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। आशा करूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक और शेयर बिल्कुल कमेंट करिएगा, जितना हो सके दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।